हेलो फ्रेंड्स। तो हम जानते हैं हमारे इस लेक्चर में लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ प्लानिंग के बारे में कि लैंड के जो रिसोर्सेज लैंड के रूप में जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसे कैसे मैनेज करना है, उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है। Land resource management refers to the sustainable utilization of land resources for the benefit of present and future generation। तो कोई टाउन है, उसके अंदर बहुत सारी लैंड पड़ी हुई है। अब उस लैंड को आपको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, कैसे, ताकि जो फ्यूचर की जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उसको भी बेनिफिट हो, प्रेजेंट में भी उसका बेनिफिट हो। इन इंडिया लैंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग। ऑब्वियसली बात है ना। द प्रेजेंटेशन विल प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन प्लानिंग इन इंडिया। तो बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट का। क्या इंपॉर्टेंस है? लैंड इज अ फाइनाइट रिसोर्स एंड इट्स मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, अगर मान लीजिए कोई सिटी है, कोई जगह है, तो हमारे पास लैंड जो है वो फाइनाइट है, मतलब लिमिटेड लैंड अवेलेबल है ना। और उस पे क्या है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम उसे मैनेज करना है। लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट इंश्योर्स एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड एंड प्रिवेंट्स इट्स डिग्रेडेशन। तो आपको लैंड को ऐसे यूज करना ताकि वो डिग्रेड ना हो, बंजर जमीन ना बने, और उसकी जो एक्चुअल क्वालिटीज है वो प्रिवेंट्स हो जाए। इट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इक्विटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये आल्सो हेल्प करती है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो, सोशल इक्विटी लोगों को मिले और एनवायरमेंटल का भी प्रोटेक्शन हो। तो इसके अंदर बात करते हैं, सबसे पहले आती है लैंड यूज प्लानिंग। Land use planning involves the allocation of land for various uses such as residential, commercial, industrial and recreational। तो वही अपन टाउन प्लानिंग पढ़ रहे हैं। टाउन के अंदर मान लीजिए ये जगह मैंने रेजिडेंशियल के नाम से बना दी, ये है ना, मैंने कमर्शियल के नाम से बना दी, ये जगह मैंने इंडस्ट्रियल के नाम से बना दी, ये जगह मैंने रिक्रिएशनल के नाम से बना दी। ठीक है, तो हम उसको इफेक्टिवली यूज करें। It ensures optimal utilization of land resources and prevents conflicts between different land uses। ये क्या है कि जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ जो लैंड रिसोर्सेज है उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है और कॉन्फ्लिक्ट को भी बचाता है। इन इंडिया लैंड यूज प्लानिंग इज गाइडेड बाय द नेशनल लैंड यूज पॉलिसी व्हिच एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो लैंड यूज पॉलिसी है इंडिया में, गाइडेड बाय नेशनल यूज पॉलिसी का ही हम यूज करते हैं, क्योंकि सस्टेनेबल को बढ़ावा देने का उसका उद्देश्य है। अब लैंड एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट है ना। तो LARR जो है, ये 2013 में आया था, एक एक्ट है, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। तो ये आपको याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कई बार आपके टाउन प्लानिंग के एग्जाम में पूछा गया है कि लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 कौन से सन में आया था? 2013 में। इसका LARR की फुल फॉर्म क्या है? लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। ठीक है। In India, land acquisition is governed by the right to fair compensation and transparency in India. The act ensures fair compensation and rehabilitation for affected person and promotes sustainable land use। अब देखिए, क्योंकि सरकार को बहुत सारे डेवलपमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट कराने पड़ते हैं। मैं मान लेता हूँ कि सरकार ने कोई हाईवे की स्कीम निकाली। अब हाईवे के बीच में मान लेते हैं कुछ लोगों की जमीन आ रही है ना। तो अब इसमें दो टाइप की जमीन होती है, एक आपकी आएगी सिटी की जमीन और एक आएगी आपकी विलेज की जमीन। ठीक है ना। अब सिटी की जो जमीन है उसे सरकार जो वहाँ की रेट है उससे 2 टाइम्स पर, है ना, 2 गुने पैसा देकर खरीदती है। गांव की जो रेट है उसका वो 4 टाइम्स पैसा देकर उस जमीन को खरीदती है। ठीक है। तो ये एक तरह से एक्ट है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अब लैंड यूज रेगुलेशंस की बात करें, क्या क्या लैंड यूज रेगुलेशंस हैं? लैंड यूज रेगुलेशन रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग लैंड यूज इन अ पर्टिकुलर एरिया। In India, land use regulation are enforced by various government agencies such as town and country planning department and the municipal corporation। अब ऑब्वियसली बात है कि हाँ, जैसे मैंने बताया ना आपको, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ जैसे रेजिडेंशियल एरिया, अब यहाँ पर क्या है कि जो बिल्डिंग की हाइट है ना, वो मान लेते हैं अपन 18 मीटर से ज्यादा नहीं होगी या 15 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। तो ये एनफोर्स कौन करवाएगा? ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन और उसी के साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो लैंड यूज है उनके रूल्स, जैसे इंडस्ट्रियल है तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ एक पर्टिकुलर आवाज, मान लीजिए 2000 डेसिबल से ऊपर या 20,000 डेसिबल या 50,000 डेसिबल से ऊपर जो है आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए, है ना। इस टाइप के जो रूल्स हैं वो एनफोर्स कराते हैं अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसी। द रेगुलेशन इंश्योर दैट सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट। तो ये रेगुलेशन हम प्रोवाइड कराते हैं, ये सस्टेनेबल यूज को बढ़ावा देता है और अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट को प्रिवेंट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। जो लैंड अवेलेबल है उनके रिकॉर्ड्स को भी हमें मेंटेन करना है। लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स सच एज ओनरशिप, बाउंड्रीज एंड लैंड यूज। तो कोई भी जमीन है,
उसकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, उसकी ओनरशिप पता होनी चाहिए, है ना, उसका लैंड यूज का टाइप पता होना चाहिए, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है। इन इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड लैंड सर्वे डिपार्टमेंट। इंडिया के अंदर जो है लैंड रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है? लैंड सर्वे डिपार्टमेंट मेंटेन करता है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, ठीक है। इफेक्टिव लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन रिजॉल्विंग लैंड डिस्प्यूट्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल लैंड यूज। जो इफेक्टिव लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, अगर आपके पास लैंड रिकॉर्ड का मैनेजमेंट है तो गवर्नमेंट के पास अगर डेटा है कि हाँ ये जमीन मान लीजिए किसी एक्स आदमी की है, अगर वाई आदमी इसके ऊपर क्लेम करता है तो गवर्नमेंट के पास वो डेटा अवेलेबल होता है, जिससे कि वो कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स को भी बचाता है, सस्टेनेबल जो लैंड यूज है उसको भी प्रमोट करता है। अब लैंड रिकॉर्मेशन रिहेबिलिटेशन की बात करें। लैंड रिकॉर्मेशन रिहेबिलिटेशन रेफर्स टू द रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। अब मान लीजिए कोई भी लैंड है वो किसी कारण से डिग्रेड हो चुकी है, मान लीजिए कोई पुराना खेत था, वहां पर मिट्टी बंजर हो गई है या बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया है, ठीक है, तो उसको वापस से रिस्टोर करना है। लैंड रिकॉर्मेशन रिहेबिलिटेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर रिस्टोरिंग लैंड अफेक्टेड बाय माइनिंग से हो सकता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से हो सकता है, या नेचुरल डिजास्टर से जो लैंड है अगर वो डिग्रेड हो चुकी है तो उसको हम वापस से उसको उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रिस्टोरेशन ऑफ सोइल फर्टिलिटी, तो वहां पर जो सोइल अवेलेबल उसकी फर्टिलिटी वापस से रिस्टोर करना। वाटर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उस जगह के जो बायोडाइवर्सिटी उनको भी कंजर्व करना है, और वहां पर जो कोई लेक है कोई पॉन्ड है तो उसको भी कंजर्व करना है। अब हम बात करते हैं सोइल कंजर्वेशन की। सोइल कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्रैक्टिसेस दैट प्रोटेक्ट्स एनहांस सोइल क्वालिटी, prevent soil erosion, promote sustainable use of soil resources. This includes practice such as crop rotation, cover crop and use of conservation tillage method. तो सोइल भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, सोइल को भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा सोइल की क्वालिटी डे बाय डे, फसल बाय फसल जो है वो डिग्रेड होती जाती है, और अगर हम सोइल की क्वालिटी को प्रमोट नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे हमें फसलें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ अलग अलग टेक्निक्स, जैसे कि क्रॉप रोटेशन पर, है ना, एक ही एक क्रॉप को अपन बार बार उगाएंगे तो उससे परेशानी होती है ना, कवर क्रॉपिंग का हम यूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन टिलेज मेथड को हम यूज कर सकते हैं, है ना, ये कुछ मेथड जिससे हम सोइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट की बात करें, वाटर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एफिशिएंट यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एज वेल एज द प्रोटेक्शन ऑफ वाटर क्वालिटी। जो वाटर मैनेजमेंट है इनको मतलब वाटर की क्वालिटी को भी प्रोटेक्ट करता है, वाटर के जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको भी मैनेज करना है। दिस इंक्लूड्स वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इरिगेशन मैनेजमेंट, यूज ऑफ वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज। तो आपके एरिया में वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाए, जो इरिगेशन जो खेती बाड़ी और उसका पानी का मैनेज किया जाए, और वाटर की हार्वेस्टिंग की जाए, उसको बचाया जाए, उसको इकट्ठा किया जाए। Biodiversity conservation. Biodiversity conservation involves the protection and management of ecosystem, habitats and species, ensure their sustainable use and protection. तो जो जो भी स्पीशीज अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए कहीं पर घड़ियाल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, कहीं पर डियर पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाके में मान लीजिए भालू पाए जाते हैं, है ना, तो उस जगह की वहां पर नेचुरल हैबिटेट्स हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जमीन को डेवलप करते करते उन लोगों को भूल जाओ, उनके लिए भी आपको चीजें मैनेज करनी है और उसको उसी के अकॉर्डिंग उनका भी कंजर्वेशन करना है, बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना है। दिस इंक्लूड्स प्रैक्टिस सच एज हैबिटेट जो उनके जरूरत है, रिस्टोरेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज, जैसे मैंने घड़ियाल का नाम लिया, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ चुका है, तो अब हमें इसको प्रोटेक्ट करना है ना, जो वापस से उसको जंगल बनाने हैं, रिस्टोर करना है हैबिटेट को, है ना, ठीक है, जो रहने वाली जगह है उनको। तो इस तरह से हमें वहाँ बायोडाइवर्सिटी जो पशु पक्षी हैं, जो जीव जंतु, उनके लिए भी काम करना है। कंक्लूजन की बात करें, लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। इट इन्वॉल्व्स लैंड यूज प्लानिंग, लैंड एक्विजिशन, रीसेटलमेंट, रेगुलेशन, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, लैंड रिकॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन। ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इफेक्टिव लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इक्विटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो जो भी अगर हम प्रॉपरली इसका काम करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, सोशल इक्विटी भी होगी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होगा। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you. Thank you so much.